इस दुनिया में कुछ लोग लालच में इस कदर से अंधे हो जाते हैं कि उन्हें पता तो होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गलतियां दोहराते जाते हैं और एक दिन वो जुर्म के रास्ते पे कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। कहते हैं कि जो इंसान जैसा करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है और उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलना भी चाहिए। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है जिसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है, बल्कि एक महिला हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया भी छोड़ के चली जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बस्ती, और इसी बस्ती का एक थाना लगता है वाल्टरगंज, और इसी वाल्टरगंज थाने का एक गांव लगता है कटनौली। बात कर रहा हूं मैं 31 अगस्त 2022 के शाम के आसपास कटनौली गांव के जब कुछ व्यक्ति अपने पशुओं को चारा लाने के लिए खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक महिला जिसकी उम्र है लगभग 60 साल काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है, जिसके दोनों हाथ को एक साड़ी से बांध दिया गया है और उसके शरीर के कई हिस्सों पे किसी तेज़धार हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से उस महिला की वहीं पे मौत हो चुकी थी। गांव के लोग जब उस महिला को देखते हैं उसे तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि कटनौली गांव की रहने वाली अशोक की माँ होती है। वो लोग तुरंत ही इसकी खबर गांव में देते हैं। गांव का जो भी व्यक्ति इस खबर को सुनते हैं सब के सब भागते दौड़ते और उस जगह पे पहुंचते हैं। जब इसकी खबर उसके बेटे अशोक को मालूम चलती है, अशोक भी दौड़ते भागते हुए और उस जगह पे जाता है, और जब अपनी माँ को इस हालत में देखता है वो फूट फूट करके रोने, चीखने और चिल्लाने लगता है। इसकी तुरंत ही खबर वाल्टरगंज थाने को दी जाती है और पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है। उस महिला को तुरंत अपने हिरासत में ले करके और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पुलिस इसकी पूछताछ गाँव के लोगों से शुरू कर देती है। पुलिस वाले सबसे पहले इसकी पूछताछ उसके बेटे अशोक से करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो अशोक पहले ही सवाल में एक जवाब देता है कि साहब, मुझे शक है कि इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही फुफेरा भाई अनिल कुमार ने किया है, जो मड़वा गांव का रहने वाला है। पुलिस उसके बेटे अशोक कुमार के तहरीर पे अनिल कुमार के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और अनिल कुमार से पूछताछ शुरू कर देती है, जबकि अगले ही दिन उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार करने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अनिल से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है, जबकि अनिल सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, मुझे नहीं पता कि इसकी हत्या किसने करी है। पुलिस अनिल कुमार से हर एंगल से सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों के हाथ में एक भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अशोक ने अनिल का नाम क्यों लिया है। इधर अशोक भी पुलिस वालों के ऊपर दबाव देना शुरू करता है कि अनिल कुमार को तुरंत जेल के अंदर किया जाए। जब अशोक बार बार पुलिस वालों के ऊपर दबाव देता है तो न जाने क्यों पुलिस वालों को अशोक कुमार के ही ऊपर शक चला जाता है और फिर इंटरनल ही अशोक कुमार के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और जब अशोक कुमार के मोबाइल का CDR निकाला तो उसमें पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर अशोक कुमार काफ़ी लंबे समय तक बातचीत किया करता था। जब उस नंबर का डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के ही भाभी का नंबर है। जब पुलिस अशोक कुमार को अपने हिरासत में लेकर के और उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार अशोक कुमार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अशोक कुमार बताता है कि उसकी और उसके भाभी के पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था, और जब भी इन्हें मौका मिलता था ये दोनों एक पति पत्नी के जैसे मुलाकात करते थे। एक दिन अपने ही घर में जब ये दोनों संबंध बना रहे होते हैं तभी उसकी अशोक की माँ वहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अशोक कुमार की माँ अपनी बहू और अपने बेटे को काफ़ी फटकार लगाती है, लेकिन अशोक कुमार की माँ यहाँ पे एक गलती करती है कि इसकी खबर वो अपने बड़े बेटे को नहीं देती है, और उसके बाद से अशोक कुमार की माँ इन दोनों के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देती है। अब इस वजह से इन दोनों को मिलजुल हो पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसकी माँ हर वक्त इन दोनों पे ख्याल रखना शुरू कर देती है। इधर अशोक कुमार अपनी भाभी पे कुछ इस तरीके से दीवाना हो चुका था कि वो उसके बगैर अब रह ही नहीं सकता था।
अब उसे लगा कि माँ को रहते हुए मैं अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर सकता हूँ। फिर अपने भाभी को बिन बताए ही एक षड्यंत्र रच लेता है और उस षड्यंत्र के तहत 31 अगस्त 2022 को जब अशोक कुमार की मां पशुओं को चारा लाने के लिए खेतों में जाती है तो अपने षड्यंत्र के तहत अशोक कुमार अपने साथ में एक तेज़धार हथियार ले जाता है और खेतों में मौका देख करके अपने मां के ऊपर एक पे एक वार करना शुरू करता है और तब तक वार करता है जब तक उसकी मां की मौत ना हो जाती है और उसके बाद से वो अपने घर वापस आ जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अशोक कुमार पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं और उसके तरफ देखते हुए पूछते हैं कि क्या इस षड्यंत्र में तुम्हारी भाभी भी इन्वॉल्व है। तो इस पे अशोक कुमार कहता है कि नहीं साहब, इस बात की खबर मेरी भाभी को कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को अभी भी शक है कि शायद इस षड्यंत्र में उसकी भाभी का भी कुछ न कुछ हाथ है। पुलिस वाले उसके भाभी के भी विरोध में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि हम इसमें किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। वाल्टरगंज थाने के पुलिस अधिकारी अशोक श्रीवास्तव का कहना है कि हम किसी भी आरोपी को इसमें बख्शेंगे नहीं। फिलहाल पुलिस वाले ने अशोक कुमार के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल भेज दिया। लेकिन जैसी इसकी खबर उसके गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि भला एक बेटा अपने माँ की हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।